राइट मूव एकेडमी के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। अगर किसी कंपनी को अपने नॉन कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने हैं तो उसको सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021 को फॉलो करना पड़ता है। अभी हम लोगों में से मोस्टली इक्विटी के इशू प्रोसीजर से फेमिलियर हैं कि हम लोग राइट इशू करते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं, ईसॉप से देते हैं, बोनस देते हैं। लेकिन अगर हमें लिस्टेड डिबेंचर्स, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर इशू करना है तो हमको ये रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अब इस रेगुलेशन को सेबी लाई थी 9 अगस्त 2021 में, लेकिन रिसेंटली 11 अप्रैल 2022 में कुछ तो मेजर अमेंडमेंट्स कर दिए और इसको रिप्लेस किया है, चेंज किया है। तो अभी हम लोग आज साथ में ये रेगुलेशंस को पढ़ेंगे। ये रेगुलेशंस कवर करते हैं पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज एज वेल एज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हम लोग इसमें सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कंसंट्रेट करेंगे। तो जो जो रेलिवेंट हैं प्रोविजंस उनको हम लोग रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी शो टाइटल एंड कमेंसमेंट। दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीएस रेगुलेशंस। सो हम लोग इसको ब्रीफ में एनसीएस रेगुलेशन बोल देंगे। These regulations shall come into force on 7th day of publication, so already in force है। तो सबसे पहला साथ साथ हम इसको नोट भी करते जाएंगे। रेगुलेशन 1 एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी नहीं, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। सो इसके अंदर बेसिकली एनसीएस रेगुलेशंस है और इनफोर्स है एज ऑन डेट, राइट। सेकंड है डेफिनेशंस। तो सेकंड है डेफिनेशंस। सो जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनको हम यहाँ लेंगे और जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है उनको हम वहीं पर सीख लेंगे रेगुलेशंस में। Abridged prospectus means a memorandum accompanying the application form for a public issue containing such salient feature of prospectus as specified by the board. So abridged prospectus एक छोटा prospectus है जिसमें उसकी salient features है। तो अगर आप prospectus की बात करो तो 400-500 पेजेस में जाता है, तो वो हम एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं एनेक्स करते। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसकी एक समरी रहती है, तो उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जब भी हम पब्लिक इशू कर रहे हैं तब हमें एनेक्स करना पड़ता है। सो इसमें है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जिसको हम लोग बोलेंगे मेमोरेंडम कंटेनिंग salient features of prospectus annexed with application form for publication. Okay, right. Then act means SEBI. Okay. Advertisement means and includes notices, brochures, pamphlets, show card, catalogs, hoardings, placard, पोस्टर, न्यूज़पेपर, पिक्चर्स, फिल्म्स, वेब इंसर्शन ही ना। अगर आप कहीं पे भी न्यूज़पेपर में, पिक्चर्स में, फिल्म में, वेबसाइट में और प्रिंट और डिजिटल मीडियम में, रेडियो में, टेलीविजन में, थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक में। सो एडवर्टाइजमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अरेंजर, अरेंजर मतलब जो अरेंज करे। क्या अरेंज करे? इन रिलेशन टू ए प्राइवेट प्लेसमेंट। किसका? एनसीएस का। मीन्स ए मर्चेंट बैंकर, या तो मर्चेंट बैंकर होना चाहिए, या ब्रोकर रजिस्टर्ड विद सेबी होना चाहिए, या प्राइमरी डीलर रजिस्टर्ड विद आरबीआई। तो 3 टाइप की कैटेगरी है। हु प्रायर टू एक्टिंग एज ए अरेंजर इन इशू ऑफ एनसीएस इज अपॉइंटेड बाय द इशूअर
to act as such on behalf of the person eligible to participate on the electronic book provider platform. Electronic book provider platform स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म जैसा है, जहाँ पे लोग सॉफ्टवेयर में बिड्स डालते हैं और उनका अलॉटमेंट उसके बेस पे समरी बन के होती है. तो अरेंजर मीन्स अरेंजर सबसे पहले कौन होगा? मर्चेंट बैंकर हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और प्राइमरी डीलर. और रिक्वायरमेंट क्या है? अपॉइंटेड एज सच. कब? बिफोर इशुएंस ऑफ नो एनसीएस ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट. देन किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स ऑफ EBP. अब EBP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म. सो एक सॉफ्टवेयर फैसिलिटी है जो एक्सचेंज के थ्रू रहती है, जिसके अंदर आप बिड्स डालते हो, पैसा ब्लॉक करते हो, और बिड एक्सेप्ट होने के बाद आपका वो पैसा कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है. डिटेल में आगे आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन एनसीडी में EBP का कंसेप्ट बार बार आएगा. ओके, अरेंजर इज ओके. बोर्ड. बोर्ड मीन्स सेबी. यस, वी नो बोर्ड मीन्स सेबी. बुक बिल्डिंग. अब बुक बिल्डिंग क्या होता है? अगर आपको इक्विटी के कंटेक्स्ट में आइडिया, अभी आपको नहीं मालूम कि आपको मार्केट में आपके जो डिबेंचर्स हैं वो किस प्राइस पे जाएंगे, या आपकी इक्विटी शेयर्स किस प्राइस पे जाएंगे. तो आप क्या करते हो? एक प्राइस बैंड फिक्स करते हो, फिर लोगों को इनवाइट करते हो कि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स दें, और जो हाईएस्ट ऑफर रहती है उस ऑफर के बेस पे जहाँ पे आपका इश्यू सब्सक्राइब हो रहा है वो प्राइस आप डिटरमाइन करते हो. तो बुक बिल्डिंग बेसिकली एक प्रोसेस है. लाइक अभी मेरी कंपनी है, अब मुझे शेयर्स इशू करने हैं, और मुझे नहीं पता कि 100 रुपये रेट रखूं कि 150 रुपये रेट रखूं. अगर मैंने 100 रुपये रेट रख दिया और सब लोगों ने ले लिया तो मेरा 50 रुपये नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है लोग ज़्यादा भी दे सकते थे. और 150 रख दिया, कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई. तो ये मैं मार्केट को ही डिसाइड करने देता हूँ. तो इसको हम बुक बिल्डिंग रूट कहते हैं. तो देख लेते हैं क्या है. बुक बिल्डिंग मीन्स सबसे पहले एक प्रोसेस है, किस लिए अंडरटेक किया जाता है? टू एलिसिट डिमांड एंड टू असेस द प्राइस फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द क्वांटम और वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज in accordance with these regulations. So basically book building price and quantity demand discovering mechanism है, where people bid prior to actually issue, right. कमर्शियल पेपर जो RBI डिफाइन करे, ये इंस्ट्रूमेंट है डेट रेस करने का. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो रजिस्टर्ड हो बोर्ड के साथ. डे काउंट कन्वेंशन, ये बार बार आएगा. क्या होता है डे काउंट कन्वेंशन? अगर अब डेट में कई वर्ड ऐसे हैं जो हम लोगों ने नॉर्मल कोर्स में सुने भी नहीं होंगे, तो उनको समझ लेते हैं. डे काउंट कन्वेंशन आपके साथ ही पढ़ रहा हो, तो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा पता है, जो लिखा है उसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ. डे काउंट कन्वेंशन इज अ सिस्टम यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज and the amount of accrued interest or dividend between two interest dividend payment date. Okay, so अगर एक डिवेंचर्स की ड्यू डेट है एवरी मंथ 30th, और अगर कोई आदमी 15th को रिडीम कर रहा है तो उसको 15 दिन में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसको किस तरह से काउंट करते हैं, उसको डे काउंट कन्वेंशन कहते हैं. कि क्या 15वें दिन को इंक्लूड करना है, नहीं करना है, ये सब आएगा आगे. तो ये क्या है डे काउंट कन्वेंशन? इसमें क्या करें? डिटरमाइन करें नंबर ऑफ डेज एंड द अमाउंट ऑफ accrued interest between two dates. So पीछे बैकग्राउंड में बहुत रोना पिटना चल रहा है बॉस का.
चलेगा, डे काउंट कन्वेंशन सिस्टम, इसलिए टू डिटरमाइन क्या नंबर ऑफ डेज कौन से बिटवीन टू रिकॉर्डेड बिटवीन टू इंटरेस्ट होता है डिवेंचर्स पे और डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर्स पे। पेमेंट डेट, दो पेमेंट डेट के बीच में दिन कैसे काउंट करें ये बताएगा। ट्रस्टी, डिवेंचर ट्रस्टी क्या होता है? जो एज ए डिवेंचर ट्रस्टी सेबी पे रजिस्टर्ड है, जिसका काम है डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब मेन चीज डेट सिक्योरिटीज क्या है। अब ये अगर आपको याद हो तो पहले दो टाइप के रेगुलेशन होते थे, एक डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन, दूसरे नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर रेगुलेशंस। सो अभी जो एनसीआरएस रूल है ये दोनों को कवर करता है, तो इसमें दोनों की डेफिनेशन आएगी। तो सबसे पहली डेफिनेशन है डेट सिक्योरिटीज की। तो पहले है डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी मींस नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी। तो सबसे पहली चीज है कि कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी आउट हो गई। फिर वो कौन से नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी जिनका फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है, ये इस टाइम पे खत्म होगी, विच क्रिएट और एक्नॉलेज इंडेटनेस। ऑब्वियसली डेट सिक्योरिटीज है तो आपको इंडेटनेस एक्नॉलेज करनी है, क्रिएट करनी है। और इसमें क्या क्या कवर है? डिबेंचर, बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटी वेदर कंस्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन द एसेट और नोट, दैट मीन सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं। लेकिन क्या कवर नहीं है डेट सिक्योरिटी में? सिक्योरिटी रिसीट, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई रेगुलेट करता है, और बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट। सो ये चीजें कवर नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। जी, डेट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, कॉपी करिए। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको अभी हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे? डेट सिक्योरिटी क्या है? नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी जिसके अंदर है फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, जो क्रिएट और एक्नॉलेज इंडेटनेस एंड इंक्लूड्स क्या क्या? इंक्लूड्स डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी। कभी भी कॉम्प्लेक्स चीजों को ऐसे पढ़ना। फिर ये whether constitute charge on the asset or not, that means secured or not, and excludes क्या क्या exclude है इसमें? Security receipts, securitized debt instruments, money market instruments regulated by RBI, और bonds issued by government और अदर बॉडी मल्टीपल। सो अब यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो डेट सिक्योरिटी क्या होगी? नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी जिसका फिक्स मैच्योरिटी पीरियड हो, तो परपेचुअल डेट सिक्योरिटी नहीं चलेगी। जो इंडेटनेस को क्रिएट कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है, और इसमें इंक्लूड है डिबेंचर्स, बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटी जो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी रिसीट्स, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? इसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कभी भी आप मुझको व्हाट्सएप कीजिए, और कोई भी कंसेप्ट को आपको दोबारा समझना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फोन करके पूछ सकते हो। नंबर एंड ऑफ द सेशन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। डिपॉजिटरी मींस डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, एनएसडी, एलसीडीएस। उसके बाद हम करते हैं डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। अब डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज क्या हुई? जनरल कंसेप्ट में आप
अब बीएससी पे लिस्टेड हो, एनएससी पे लिस्टेड हो, एक एक्सचेंज को बोलते हो कि हम जो भी कंप्लायंस है वो इसके थ्रू करेंगे, तो उसको हम लोग चूज करते हैं, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो अब यहाँ पे क्या मतलब है डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का? मींस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स तो नहीं, अब एक और है ना मेट्रोपॉलिटन, जिसमें नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और कमर्शियल पेपर आर लिस्ट हैं या लिस्ट होने वाले, और जो आप अपने पर्टिकुलर इशू के लिए आप चूज करते हो। तो दैट मीन्स कंसेप्ट वही है। आप बीएससी एनएससी में से अभी दोनों के साथ आप कंप्लायंस नहीं कर सकते, सो आप एक को चूज करोगे, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। सो इसका मतलब है छोटे शब्दों में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे डेट्स और डेट नहीं यूज करते हैं, और ध्यान रखिएगा अभी क्योंकि दोनों के लिए रेफर है। तो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और सीपी लिस्टेड है और प्रपोज टू बी लिस्टेड है। ओके, एंड चूजन बाय, सो ये कॉल कंपनी क्या है, बाय द कंपनी एज सच। नेक्स्ट, अभी हमने एक पढ़ा था एवरेज प्रोस्पेक्टस, अब है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो व्हाट इज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट? मींस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जब आप एक ही प्रोस्पेक्टस को लंबे टाइम तक यूज करने वाले हो तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो जाता है, और वन टाइम यूज आपका प्रोस्पेक्टस है। तो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल विद स्टॉक एक्सचेंज एंड द बोर्ड विद सेबी इन रिलेशन टू, किस कंटेक्स्ट में? पब्लिक इश्यू ऑफ डेट सिक्योरिटी और एनसीएस। तो जहां ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की बात आ रही है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, वो पब्लिक इशू के लिए। तो व्हाट इज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट? इट इज ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस और ड्राफ्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस filed with stock exchange and board SEBI। किस रिलेशन में? इन रिलेशन टू पब्लिक इशू, किसका? ऑफ एनसीएस। राइट, क्लियर? आई डोंट थिंक इसमें कुछ। अब आ गया ईबीपी प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में हम लोग पहले बात किए थे। इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म क्या होता है? मींस एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, किस लिए? फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। कौन देता है ये प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म कोई मतलब फिजिकल प्लेस नहीं है, सॉफ्टवेयर है। प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और रिकॉग्नाइज्ड डिपॉजिटरी पर्सन टू ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड। तो ये लोग कब दे सकते हैं? जब सेबी से अप्रूवल में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म? ठीक है, इट इज अ प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, किसका? एनसीएस, प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी एनएसडीएल। कैसे? आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ सेबी एक्ट। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जिसको डिक्लेयर कर दिया, अपने को मालूम है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, जो इंडिया में फ्रॉड करके देश छोड़ के भाग जाते हैं। ग्रीन डेट सिक्योरिटी, अब ये कलरफुल सिक्योरिटी क्या है? ग्रीन डेट सिक्योरिटी मींस ये डेट सिक्योरिटी जो इशू की है रेजिंग फंड्स जो यूटिलाइज होने हैं फॉर प्रोजेक्ट्स और एसेट्स falling under any of the following category subject to conditions specified by board from time to time। So ये environment related प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप डेट रेज करते हो तो उसको ग्रीन डेट सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या है?
renewable energy, solar power, wind power, clean transportation, sustainable water management, climate change adoption, energy efficiency, sustainable waste management, sustainable land use, biodiversity conservation और specified. तो that means अगर short term में लिखता हूँ, what is green debt securities, green debt security. ये है debt security raised for projects or assets having environment impact. ठीक है, शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं. ग्रुप कंपनी, अभी ग्रुप कंपनी की डेफिनेशन तो कंपनी एक्ट भी नहीं देता, तो ये लोग दे रहे हैं. क्या कह रहा है? ग्रुप कंपनी इंक्लूड्स क्या क्या कंपनियां, सच कंपनीज अदर देन प्रमोटर सब्सिडरी, प्रमोटर्स और सब्सिडरी को छोड़ के और कौन सी ग्रुप कंपनी है, विद विच देयर वर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट as covered under applicable accounting standard, and also other companies as considered material by the board of the issuer. So इसमें गोल मोल घुमाया है, लेकिन क्या बोल रहा है अभी शॉर्ट में समझाता हूँ. ग्रुप कंपनीज यहाँ पे यूज किया है, कंपनीज as defined in accounting standard. ठीक है, एज एक्सक्लूडिंग, क्योंकि वो अपने आप में रिलेटेड है, प्रमोटर एंड सब्सिडरीज. कौन सी? विद हुम द कंपनी वाज हैविंग आरपीटी. कब? ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर डिस्क्लोज्ड इन किसमें? ऑफर डॉक्यूमेंट्स. ये एक हो गया. ठीक है, ग्रुप कंपनी में एक डेफिनेशन ये है, और दूसरी डेफिनेशन है, तो अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में जिस साल में अगर इंफॉर्मेशन लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल अगर आपने डिस्क्लोज किया और उस साल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो कंपनीज हैं अदर देन प्रमोटर सब्सिडरी, उनके साथ अगर आपका कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है और आपने डिस्क्लोज किया तो उनको ग्रुप कंपनी बोलेंगे. और अदर कंपनीज डिफाइंड बाय बोर्ड ऑफ द कंपनी एज मटेरियल, तो इनको भी रिलेटेड पार्टी बोलेंगे, ग्रुप कंपनी बोलेंगे. ओके, इश्यूअर कौन है? हु इज द इश्यूअर? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कंपनी, यस. बॉडी कॉर्पोरेट, यस. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, यस. मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, यस. ट्रस्ट रजिस्टर विद बोर्ड एज रीट इनविट. जो ऑथराइज्ड है नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए, और वो लिस्ट कराना चाहते हैं इनको यानी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में. ईश्वर, तो ईश्वर कौन कौन हो गया? देखो, स्मार्ट कम, बॉडी कॉर्पोरेट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट. 2 रीट एंड इनविट. जो अभी कौन सी है? ये तो टाइप होगी. ये क्या करना चाह रही हैं? ऑथराइज्ड है टू इशू एनसीएस और सीपी, क्योंकि सीपी भी लिस्ट होते हैं इस रेगुलेशंस के अंदर, एंड चूज टू गेट देम लिस्टेड. अब आपको अगर याद हो, डिपॉजिट रूल्स बोलते हैं कि अगर आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करते हैं तो वो डिपॉजिट होंगे अनलेस दे आर लिस्टेड. सो जनरली कंपनीज लिस्टिंग में जाती हैं
तो जरूरी नहीं है वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। वो लिस्टिंग इसलिए कराते हैं कि अगर लिस्ट सिक्योरिटी भी नहीं दी है और लिस्ट भी नहीं कराया तो डिपॉजिट की कैटेगरी में कवर हो जाता है। तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, आप कितना ले सकते हो। राइट, गॉट इट गाइस। चलो, लीड मैनेजर जो आगे लीड में रहेगा, तो कौन रहेगा लीड में? मींस ए मर्चेंट बैंकर। सबसे पहले मर्चेंट बैंकर होना चाहिए जिसको ईश्वर ने अपॉइंट किया होना चाहिए, बिना अपॉइंटमेंट लेटर के नहीं चलेगा। किस लिए? टू मैनेज द पब्लिक इशू ऑफ एनसीएस। और बुक बिल्ड इशू है तो लीड मैनेजर, यही लीड मैनेजर अपॉइंटेड बाय द इशूअर हु हैज बुक रनिंग लीड मैनेजर। ठीक है, तो दो टाइप की कैटेगरी है, समझ लेते हैं। लीड मैनेजर कौन है? फर्स्ट, रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर, जिसके जो अपॉइंट होना चाहिए बाय इशूअर। किस लिए? टू मैनेज पब्लिक इशू ऑफ एनसीएस। दूसरा, अगर बुक बिल्ट इशू है तो ये जो लीड मैनेजर है, जो भी हमने बोला रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर लीड मैनेजर अपॉइंटेड एज लीड बुक रनिंग मैनेजर, क्या नाम है इसका? हाँ, लीड बुक रनिंग मैनेजर, लीड मैनेजर। तो जब बुक बिल्ट इशू है तो उसको बोल रहे हैं हम लोग लीड बुक रनिंग लीड मैनेजर एज बुक रनिंग लीड। दो बार लीड क्यों आ रहा है? What is coming to time lead? Lead manager appointed as book running lead. Appointed as book running lead manager. ठीक है, तो ये दो टाइप की कैटेगरी है। इसके बाद लिस्टिंग रेगुलेशन हमको भी पता है, आपको भी पता है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन नेटवर्थ में जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया है। अभी डेट सिक्योरिटी हम लोगों ने डिफाइन की थी। अब नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर, तो आपको पता है दो ही टाइप के शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट है डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए, जो रिडीमेबल है इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट, सो नॉन रिडीमेबल नहीं है, ना हो सकता। एंड डज नॉट इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टिबल है एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर और नॉट। तो कंपल्सरी ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिवेंचर एक्सक्लूड है। सो नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर means preference share राइट। कौन से? जो रिडीमेबल है एज पर CA13 excludes optionally or compulsorily convertible preference share, राइट, समझ गए। अब नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, इन दोनों को जोड़ दो। उसके अलावा क्या है? मींस डेट सिक्योरिटी हम लोगों ने पढ़ ली, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया। परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अब ये एक स्पेशल कैटेगरी। अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ ऊपर पढ़ा नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर है जो परपेचुअल है, जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये देखेंगे कौन से कंटेक्स्ट में आता है। लेकिन परपेचुअल शेयर्स, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट जो जिंदगी भर चलेंगे, दैट मींस हम जिंदगी भर आपके ऋणी रहेंगे। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही है। एंड एनी अदर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। तो ये जो नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हैं जिसके ऊपर ये रेगुलेशन लग रहा है, इसमें क्या क्या कवर हो गया? डेट सिक्योरिटीज, देन नॉन कन्वर्टिबल redeemable preference share, then perpetual redeemable कैसा आएगा? प्रेफरेंस शेयर नॉन कम्युलेटिव, कम्युलेटिव नहीं होना चाहिए, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, फिर परपेचुअल
debt instruments, then other securities specified by SEBI. ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स, तो अभी ऊपर क्या पढ़ा था, ऊपर था ना कुछ, तो वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट था, अभी ऑफर डॉक्यूमेंट है। हाँ, ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स एक प्रोस्पेक्टस, एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एक ट्रांच प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इश्यू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट और एनसीएस एंड प्लेसमेंट मेमोरेंडम। तो जब भी ऑफर डॉक्यूमेंट का वर्ड आ रहा है तो ये पब्लिक इशू के लिए, और प्लेसमेंट मेमोरेंडम की बात हो रही है तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए है। एंड इंक्लूड्स ए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। सो ऑफर डॉक्यूमेंट जो हो गया, दो कैटेगरी होगी पब्लिक इशू में। अबे कहाँ आ गया, प्रोस्पेक्टस, देन प्रोस्पेक्टस के अलावा क्या है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्या लिख रहा हूँ, पब्लिक इशू, प्रोस्पेक्टस, सॉरी भटक गया था, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ट्रांच प्रोस्पेक्टस और प्राइवेट प्लेसमेंट में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, यही नाम है? नहीं, प्लेसमेंट मेमोरेंडम। तो अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो आपको प्लेसमेंट मेमोरेंडम बनाने का है। यस, और इसके आगे लिखा हुआ था इंक्लूड्स ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ओके, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से इशू हो, क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो अलाउड नहीं है। परपेचुअल नॉन कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर भी आरबीआई जो अलाउड करे। प्लेसमेंट मेमोरेंडम क्या है? मीन्स डॉक्यूमेंट जिसमें शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम अगर टुकड़ों में कर रहे, इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी टू बी, तो प्लेसमेंट मेमोरेंडम हम लोगों ने पढ़ लिया। मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग शेल्फ प्लेसमेंट memorandum used for private placement of NCS. Okay. अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एन ऑफर, आप ऑफर कर रहे हो या इनवाइट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो के लिए, या आप इशू कर रहे हो क्या, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। किसको? सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। कौन कर रहा है? कंपनी, अदर देन बाय पब्लिक ऑफर, जो सेक्शन 42 को कंप्लाई करे। तो वो सब ध्यान में देने का है। तो व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या क्या कवर है? पहले ऑफर, इनविटेशन टू सब्सक्राइब, और भगवान अच्छी आवाज भी दे देता, और इशू किसका? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। किसको? सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। फिर सेटिस्फाइंग सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 13। प्रोस्पेक्टस जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया है, आगे आगे चलते जाओ। प्रोस्पेक्टस डिफाइंड है कंपनीज एक्ट में, यस डिफाइंड है। प्रमोटर आईसीडीआर में डिफाइन है। प्रमोटर ग्रुप भी आईसीडीआर में डिफाइंड है। रीट और इनविट के केस में स्पॉन्सर ग्रुप प्रमोटर माने जाएंगे। पब्लिक इशू क्या होता है? मीन्स एन ऑफर, इनविटेशन टू सब्सक्राइब टू रिपब्लिक
to debt securities or non-convertible share which is not in the nature of private placement. कितना अच्छा लिखा है ना. पब्लिक इश्यू, दो चीजें, ऑफर और इनविटेशन टू सब्सक्राइब, वहां तीन चीजें थी. क्या? डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टिबल है वर्ड नहीं, डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टिबल, NCRPS. ठीक है, ये इजी है लिखना. विच इज नॉट प्राइवेट प्लेसमेंट. जनरल सेलेक्ट ग्रुप को नहीं है, पब्लिक एट लार्ज का, कोई भी कर सकता है. शेड्यूल, स्केड्यूल, शेड्यूल और स्केड्यूल अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश, तो ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं. स्केड्यूल मीन्स स्केड्यूल एनेक्स टू दिस रेगुलेशन. ओके. व्हाट इज सिक्योर डेट सिक्योरिटी? सिंपल, जो डेट सिक्योरिटी सिक्योर्ड होगी उसको सिक्योर डेट सिक्योरिटी बोलेंगे. देख लेते हैं. Such debt security which are secured कैसे? By creation of charge on the property or asset of the issuer or its subsidiary or its holding company or its associate company जिसकी वैल्यू सफिशिएंट है ड्यू पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयरऑन. तो वो टुकड़ों में बांटना पड़ेगा इसको. सिक्योर्ड कब बोलेंगे? खाली कुछ भी दे दिया, एक सिक्योरिटी बोला हो गया सिक्योर्ड? नहीं. सिक्योर्ड इन दैट सिक्योरिटी, दैट मीन्स सिक्योरिटी means debt securities जो secured by creation of charge किसके ऊपर? on asset, property or assets of issuer, इसकी सब्सिडरी, इसकी होल्डिंग, और कौन कौन है जिसकी कह सकते हैं, और एसोसिएट. फिर हैविंग वैल्यू सफिशिएंट, सफिशिएंट का क्या वर्ड है? सफिशिएंट, सफिशिएंट टू डिस्चार्ज repayment of principal and interest. ओके. दैट मीन्स अगर मैं 1 करोड़ के डिवेंचर्स इशू कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम 1 करोड़ की बिल्डिंग, 1 करोड़ और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है, तो 1 करोड़ 10 लाख बिल्डिंग की वैल्यू होनी चाहिए अगर मैं बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ. ओके. यस. ओके. शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम. शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम, तो जो प्लेसमेंट मेमोरेंडम आ रहा है तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड है. तो क्या कह रहा है? शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम मींस ए प्लेसमेंट मेमोरेंडम in relation to debt securities issued on a private placement basis, yes, in one or more tranches over a certain period. तो period certain है, uncertain period नहीं है. By issuing a tranche placement memorandum and without the requirement of issuing a further placement memorandum. इतना गोल गोल लिखते हैं. तो शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम वो है जो आपने एक बार फाइल किया, उसके अंदर जो भी आप एक पर्टिकुलर प्राइवेट प्लेसमेंट में कवर करना चाहते थे टुकड़ों में, वो सारी इंफॉर्मेशन है. उसका जब भी आप सेकंड ट्रांच करोगे तो खाली आपको ट्रांच मेमोरेंडम ही फाइल करना है, और मेमोरेंडम है इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए. तो इसको हम स्मॉल लिखेंगे तो शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम. शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम डिफाइन कर देते हैं. प्लेसमेंट मेमोरेंडम, issued in relation to private placement of NCS in tranches
by issuing tranche memorandum. tranche क्या है? tranche memorandum subsequently. ठीक है, विदाउट कम, ठीक है, इतना बहुत है. तो प्लेसमेंट में शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम, आपने शेल्फ पे एक मेमोरेंडम रख दिया है, और आपको जब भी सेकंड ट्रांच करने तो छोटी छोटी ट्रांच के मेमोरेंडम बना के इश्यू करो. पता है मेरे को. शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेम मीनिंग जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, वो भी सेम कंसेप्ट में पब्लिक इश्यू में लग जाएगा. स्पेसिफाइड मींस अब ये रेगुलेशंस के थ्रू, ऑर्डर्स के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू और गाइडलाइन के थ्रू जो भी से भी नोटिफाई करती है वो सब स्पेसिफाइड है. स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या है? अब जनरली आईसीडीआर में स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या है? इक्विटी, इक्विटी कन्वर्टिबल्स. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती है? जो एलआईसी जो एक्ट के थ्रू बनी है. स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? ऐसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जिसका नेशनल वाइड ट्रिब्यूनल हो, जो कि ईश्वर चूज करेगा, जिसपे एनसीएस या कमर्शियल पेपर लिस्ट या प्रपोज टू बी लिस्ट होंगे. एंड इंक्लूड्स ए डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज. तो जब स्टॉक एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज कवर है. ठीक है. ट्रेंच प्लेसमेंट मेमोरेंडम, अभी हमने ऊपर बात किया कि अगर आपने मल्टीपल आप अलॉटमेंट करने वाले हो, मल्टीपल ऑफर्स करने वाले हो एक ही प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर, तो आप पहले शेल्फ मेमोरेंडम फाइल करोगे और टाइम टू टाइम ट्रेंच मेमोरेंडम फाइल करोगे. तो मींस अ डॉक्यूमेंट सप्लीमेंटिंग द शेल्फ मेमोरेंडम वेयर बाय सब्सक्रिप्शन टू इनवाइटेड बाय इश्यूर ऑन ए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. तो छोटा सा बोलते हैं इसको. तो शेल्फ हो गया, और ट्रेंचेस प्लेसमेंट मेमोरेंडम क्या होगा? मेमोरेंडम सप्लीमेंटिंग एसपीएम. यस. ट्रांच प्रोस्पेक्टस सेम. ट्रस्ट डीड क्या होती है? जो इश्यूअर और ट्रस्टी के बीच में होती है. तो ट्रस्ट डीड क्या है? व्हाट इज ट्रस्ट डीड? एग्जीक्यूटेड बिटवीन दो ही पार्टी हैं, कंपनी एंड ट्रस्टी, ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, ऑन बिहाफ ऑफ डेट सिक्योरिटी. प्रेफरेंस में नहीं लगता, सिक्योरिटीज होल्डर. विलफुल डिफॉल्टर डिफाइन किया आरबीआई ने. एंड अभी तक यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर हम लोगों ने देख लिया है. वर्किंग डे आपका मेरा कि स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा वर्किंग डे? वर्किंग डे मीन्स ऑल डे ऑन विच बैंक्स इन दी सिटी. तो ये जो एनसीएस, अब हम लिस्टिंग रेगुलेशन में वर्किंग डे की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की छुट्टियां देखते हैं. जबकि डेट सिक्योरिटी में जब आप देखोगे तो आपको देखना है कि ऑल डेज ऑन विच कमर्शियल बैंक इन दी सिटी आर ओपन फॉर बिजनेस. अगर बैंक ओपन है, कमर्शियल बैंक, तो दैट इज ए वर्किंग डे. फॉर द रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ बिड. क्या क्या दिया हुआ है? वर्किंग डे अनाउंसमेंट अगर हम बिड कर रहे हैं तो वर्किंग डे शेयर मीन्स ऑल डेज जिसमें सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडे आर ऑल डेज एक्सक्लूडिंग. सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडे छोड़ देना है अनाउंसमेंट के कंटेक्स्ट में. कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक अनाउंसमेंट 5 दिन के लिए, 5 वर्किंग डेज के लिए ओपन है, तो उसके बीच में सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडे छोड़ दो. फिर द टाइम पीरियड बिड इश्यू और क्लोजिंग डेट एंड द लिस्टिंग ऑफ द. जब आपका बिड क्लोज हुई, जितना टाइम तक आपने लोगों को कहा था कि आपको ऑफर करनी है तो कर लो, एक्सेप्ट कर लो, और जब तक लिस्ट नहीं होती उनके बीच में जब टाइम की बात करेंगे तब वर्किंग डे क्या होगा? ट्रेडिंग डे ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ओके. तो सिंपल वर्किंग डे नहीं है, मल्टीपल वर्किंग डे है. ठीक है. तो डे ऑन विच कमर्शियल बैंक आर वर्क ओपन. कमर्शियल बैंक आर ओपन. फिर
अनाउंसमेंट ऑफ बिड के टाइम पे बिड तो बैंक ओपन एक्सक्लूड सैटरडे संडे और सैटरडे संडे और क्या एक्सक्लूड करना है, पब्लिक हॉलीडे और इन केस ऑफ गैप बिटवीन क्लोजर एंड लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के एक्सक्लूडिंग सैट सन पीएच ओके all other and not defined in these regulations shall have meaning assigned in Companies Act, SCRA, depository, ये सब हमको पता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशंस की, तो अब यहाँ से हमको समरी में पता चलेगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोगों ने करी है। देख लो जी, हमने एवरेज प्रोस्पेक्टस किया, छोटा प्रोस्पेक्टस पता है, अरेंजर जिसको एसएचएम अपॉइंट करते हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट ईबीपी प्लेटफॉर्म के लिए, तो ईबीपी प्लेटफॉर्म अगर यूज हो रहा है तो अरेंजर भी अपॉइंट होना कंपलसरी है। बुक बिल्डिंग जहाँ से आप प्राइस और डिमांड डिटरमाइन करते हो। डे काउंट कन्वेंशन, आप डे कैसे काउंट करोगे पेमेंट्स के, इंटरेस्ट के लिए। डेट सिक्योरिटीज में जिनका फिक्स मैच्योरिटी पीरियड हो, जो क्रिएट टेक्नोलॉजी इंडेक्ट करते हो, और इसमें डिवेंचर बोर्ड सिक्योरिटीज है, चार्ज क्रिएट करें या ना करें, इसमें नहीं इंक्लूडेड है। सिक्योरिटी रिसीट, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज कमर्शियल पेपर और इसके इशू के लिए आपने जिसको जहाँ पे आपके लिस्टेड है या प्रपोज टू लिस्ट होना चाहते हो। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, तो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट शेयर प्रोस्पेक्टस जो स्टॉक एक्सचेंज सेबी में फाइल करते हैं। ईवीपी प्लेटफॉर्म यूज फॉर प्राइवेट, यहाँ पे जहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डिमांड एलिसिट करोगे और ऑर्डर्स प्लेस करवाओगे। ग्रीन डेट सिक्योरिटी जो एनवायरनमेंट के पर्पस के लिए डेट इश्यू किए जाते हैं। ग्रुप कंपनी दो टाइप से डिफाइन किया है, कंपनी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रमोटर सब्सिडरी छोड़ के जो अलग से डिफाइन है, और जिनके साथ कंपनी ने आरपीटी किया ड्यूरिंग एनी ऑफ द ईयर, जिसके लिए आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किए। और अदर कंपनीज जो कंपनी का बोर्ड डिफाइन करे मटेरियल। ईश्वर कंपनी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल ट्रस्ट जो इशू कर सकती हैं एनसीएससीपी और जो अपने आप को लिस्ट कराना चाहती हैं। लीड मैनेजर मर्चेंट बैंकर होना चाहिए टू मैनेज पब्लिक इशू, और बुक बिल्डिंग में उसको बोलेंगे बुक रनर लीड मैनेजर। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टिबल नहीं है, और नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी बड़ा टर्म हो गया जिसमें डेट सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर, परपेचुअल और अदर सिक्योरिटी भी कवर है। ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक इशू के लिए यूज होता है, तो उसको प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और ट्रांच प्रोस्पेक्टस कवर्ड है। प्राइवेट प्लेसमेंट में प्लेसमेंट मेमोरेंडम और ड्राफ्ट, तो जहाँ पे भी ऑफर डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है ये तीनों के लिए यूज होगा। लेकिन जो प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ट्रांच प्रोस्पेक्टस है वो पब्लिक इशू, और प्लेसमेंट मेमोरेंडम है तो प्राइवेट इशू। प्लेसमेंट मेमोरेंडम जिसमें शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम भी इंक्लूडेड है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, आप ऑफर कर रहे हो, इनवाइट टू सब्सक्राइब कर रहे हो या इशू कर रहे हो, किसको क्या कर रहे हो, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी किसको, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को जो, और ये प्रोसेस 42 जो प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है कंपनीज एक्ट 13 का, उसको कंप्लाई करना चाहिए। पब्लिक इशू, ऑफर इन्विटेशन टू सब्सक्राइब, डेट सिक्योरिटी एनपीएस विच इज नॉट प्राइवेट प्लेसमेंट, यस। सिक्योर डेट सिक्योरिटी जो सिक्योर्ड है क्रिएशन ऑफ चार्ज से, प्रॉपर्टी और एसेट पे, और ये कंपनी की, उसकी सब्सिडरी की या होल्डिंग की हो सकती है, जिसकी वैल्यू सफिशिएंट है डिस्चार्ज रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। शेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम आपने शेल्फ पे रख दिया और बाद में टुकड़ों में इशू कर रहे हो तो उसको शेल्फ, और जो सेकंड स्टेज पे इशू करोगे उसको ट्रेंच प्लेसमेंट मेमोरेंडम बोलेंगे। ट्रस्ट डीड वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू डिवेंचर ट्रस्टी डिवेंचर कंपनी के साथ कंप्लायंस इंश्योर करता है डिवेंचर्स की टर्म्स की या डेट सिक्योरिटी की टर्म्स की। वर्किंग डेज जिस दिन बैंक्स के हिसाब से है, अगर अनाउंसमेंट ऑफ बिड है तो बैंक का देखना है, और अगर लिस्टिंग का देखना है तो स्टॉक एक्सचेंज का देखना है। तो ये हमारी डेफिनेशंस कवर हो गई एनसीएस रेगुलेशन की।
अभी आपको अगर ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक लीजिए। ये वीडियो का पहला पार्ट था, अगले पार्ट में हम लोग आगे करेंगे। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो और नेक्स्ट सेशन में आप हम इकट्ठे इसको पढ़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी कमेंट हो तो आप मुझको मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9820255196। और फ़ोन करते हुए कोई हेजिटेशन नहीं है। एज ए फ्रेंडली किसी भी टॉपिक पे आप मुझसे पूछ सकते हो, नॉट नेसेसरली ऑन दिस डिबेंचर्स। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट अगर मुझे पता होगा तो, नहीं तो मैं आपसे सीखूंगा। सो कैसा लगा वीडियो आप बताइए और सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू। अब वीडियो में क्लोज कर रहा हूँ।